बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गले में रेशे का बार बार आना, गले में खराश का होना या गले में रेशे के पार्टिकल का हर वक्त अटके रहना, जिनको बार बार खांसी करके बाहर निकालना पड़ता है, या नाक के पिछले हिस्से से गले में रेशे का टपकना, जिसको पोस्ट नसल ड्रिप कहते हैं, केरा कहते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसके इलाज के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गले में बार बार रेशे का आना, जिससे बहुत इरिटेशन पैदा होती है, ख़ास तौर पर जब हम किसी महफ़िल में बैठे होते हैं तो हमें वहाँ से उठ के बार बार जाने की ज़रूरत पेश आती है। बार बार खांसी करके उस रेशे को बाहर निकालना पड़ता है। कुछ लोगों में ये अलामात कम होती हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि परेशानी का सबब बनती हैं। हमारी बॉडी कुदरती तौर पर म्यूकस पैदा करती है, जो कि नाक, गले और फेफड़ों तक होती है और सांस लेने के अमल को लुब्रिकेट करती है। जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नाक, गले के ज़रिए हमारे अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, तो ये इस इन्फेक्शन के जो पार्टिकल जो सांस के ज़रिए या फेफड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो इस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, जिसके बाद खांसी या छींक आने की वजह से वो इन्फेक्शन के पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। बार बार रेशा क्यों बनता है, इसकी वजूहात क्या है? पहले नंबर पे जो है एलर्जी, धुएं की एलर्जी, स्मोक की एलर्जी या मिट्टी से एलर्जी। इसके अलावा सर्दी से भी एलर्जी हो सकती है, गर्मी की एलर्जी हो सकती है, खट्टी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, आपको फ्रूट, दूध, दही, इन चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है। ख़ास तौर पर कुछ लोगों को खुशबू से भी एलर्जी होती है। दूसरे नंबर पर आता है पोस्ट नसल ड्रिप, यानी केरे का पड़ना। साइनस में सोजश पैदा हो जाती है, जो नाक में मौजूद कैविटी के पिछले हिस्से में रेशा टपकता है। बार बार रेशा टपकने की वजह से खांसी होती है, जिससे हमें गले को बार बार साफ़ करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आती है मैदे की तेज़ाबियत का सांस की नाली में दाखिल हो जाना। जब हमारे मैदे में तेज़ाबियत पैदा होती है, तो तेज़ाबियत की वजह से जो मैदे का मुंह होता है वो कमज़ोर होने की वजह से खुल जाता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत जो है वो हमारी सांस वाली नाली में दाखिल हो जाती है, जो कि बलगम के ज़्यादा होने का सबब बनती है। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो है वो है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का हो जाना। जब जिस्म में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा म्यूकस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा म्यूकस बनाना शुरू हो जाता है, जो कि ज़्यादा म्यूकस या ज़्यादा बलगम बनने की वजह बन सकता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, ब्रोंकाइटिस, नमूनिया, एस्थमा, दमा या COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़, तो इस तरह की कंडीशन में भी आपका म्यूकस बलगम की मकदार ज़्यादा हो सकती है। इसका इलाज कैसे मुमकिन है? सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है कि किस मटेरियल की वजह से हमें एलर्जी हो रही है। अगर आपको किसी एलर्जी की वजह से इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम उस मटेरियल, उस एलर्जी वाली अशिया से खुद को बचाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है कि हम अपने जिस्म को डिहाइड्रेशन होने से बचाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ऐसी ग़ज़ा से परहेज़ करें जो हमारे मैदे में तेज़ाबियत का बाइस बनती हैं। इसके अलावा हम एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं और स्ट्रेस से भी बचें। अब मेडिकल में इसका क्या ट्रीटमेंट है? मेडिकल में इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर तो आपको कोई सीजनल एलर्जी है या किसी चीज़ से एलर्जी है, तो इसके लिए डॉक्टर आपको एंटीहिस्टामिन मेडिसिन तजवीज़ कर सकते हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स में गले की एलर्जी के लिए आपके डॉक्टर आपको टीडे, रेजिक्स,
فیکزیڈ، کسٹائن، لوراتاڈین، ڈسلوراتاڈین وغیرہ ڈرگ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے جس میں برونکائٹس، ایستھما، نمونیا یا دمہ، اس کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہے جو آپ کی بلغم کی وجہ بن رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کے ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹکس کا استعمال کروا سکتے ہیں، جس میں ایزیتھرومائسین، لیووفلوکساسین، موکسی فلوکساسین، سیفکزائم، ایگمنٹن وغیرہ، یا ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کے حساب سے آپ کو مختلف اینٹی بایوٹکس استعمال کروا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی میڈیسن اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔